चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैंने कल वादा किया था कि अब इस चैनल पे साइकोलॉजी भी पेडागॉजी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो पेडागॉजी में बहुत से चैप्टर्स हैं। तो अभी एक मैंने सोचा है कि देखिए, पेडागॉजी में एक चीज़ है, पेडागॉजी साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, और सीटेट या टेट पे हम लोग जो पढ़ते हैं वो साइकोलॉजी एक तरह से पूरी तरह से होता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी अभी एक नया सब्जेक्ट है, विकास की अवस्था में है, और साइकोलॉजी लेंदी भी है और कुछ सीमित एरियाज़ को हमको कवर करना पड़ता है साइकोलॉजी में। तो सिलेबस को लेकर के चलेंगे, टेट हो चाहे कोई भी, किसी भी स्टेट का टेट हो या सी टेट हो, तो उसमें। और साइकोलॉजी में एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी में अगर आपने परिभाषाओं को समझ लिया, अगर आपने साइकोलॉजी में परिभाषाओं को समझ लिया तो आपकी 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हालांकि मैं चाहता तो शुरू से ही पढ़ाता, हम गर्भावस्था से स्टार्ट कर देते, इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसके बाद ऐसे करके चैप्टर लेकर के चलते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक नया चैप्टर उठाते हैं जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी, बुद्धि में हम लोग देखिए, बुद्धि का मैं कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि बुद्धि से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को आप कैसे समझोगे। ठीक है, परिभाषा, मैंने एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर परिभाषा आपकी समझ में आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर हम एक चैप्टर को उठाएं, मैंने बोला आपको साइकोलॉजी में परिभाषा, जितनी भी साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं उसको समझना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने एक चैप्टर उठाया बुद्धि को, अब बुद्धि से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं अगर आपने उसको समझ लिया तो उसके बाद सिद्धांतों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बुद्धि है क्या। एक चीज़ मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, बुद्धि या इंटेलिजेंसी जिसको बोलते हैं, अभी भी मतलब जितनी भी परिभाषाएं हैं और जितने भी सिद्धांत हैं अभी भी उसमें परिमार्जन चल रहा है। अब मैंने बोल भी दिया कि साइकोलॉजी अभी एक नया सब्जेक्ट है, तो इसलिए अभी इसमें सुधार की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक, तो चलिए बुद्धि से संबंधित कुछ मेन चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन फिर एक तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर साइकोलॉजी को समझना है तो परिभाषा को समझना है। अब चौथी बार नहीं बताऊँगा। अब अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि के संबंध में जब बुद्धि के बारे में बात उठनी शुरू हुई कि बुद्धि है क्या, बुद्धि क्या है, ये समस्या साइकोलॉजिस्ट के सामने उत्पन्न हो गई कि हम भाई बुद्धि को किस ढंग से परिभाषित करें। तो शुरू में इसको लेकर के कुछ साइकोलॉजिस्ट आगे आते हैं, वो बुद्धि से संबंधित अपने कुछ परिभाषा, तो हम उसको नहीं बोलेंगे, बुद्धि से संबंधित बुद्धि को परिभाषित करने के लिए उन्होंने कुछ शब्दावली का प्रयोग किया। क्या किया? पहला पॉइंट हम कर लेते हैं, बुद्धि को परिभाषित करने के लिए के लिए या हम बोल सकते हैं समझाने के लिए, कुछ समानार्थी बोलेंगे, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया। ये प्रारंभिक अवस्था है।
प्रारंभिक अवस्था में साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, बुद्धि को समझाने के लिए कुछ समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया और उस शब्दों के हिसाब से बुद्धि को समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि है क्या। सबसे पहली बात यह है कि ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि भैया ये डिजिटल बोर्ड है, सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि डिजिटल बोर्ड है। इसके बाद ही हम उससे संबंधित विभिन्न अवयवों को या तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। कैसे काम करता है, इसका कार्य क्या है, कैसे मतलब इसमें कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इससे संबंधित सारी चीज़ें। उसी प्रकार से बुद्धि, जब तक हम बुद्धि क्या है को नहीं समझेंगे तब तक बुद्धि से संबंधित चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो क्या किया इन लोगों ने, कुछ समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कि इन्होंने प्रयोग किया विवेक, समझ, समायोजन, चिंतन। अब ऐसे करके बहुत से शब्द हैं, चिंतन आदि। तो उन्होंने क्या किया, विवेक, समायोजन, समझ, चिंतन, योग्यता भी इसमें आप जोड़ सकते हो, योग्यता आदि शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि यही क्या है, बुद्धि है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे अवयव या तत्व जो विद्यमान है, यही क्या है, बुद्धि है। लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषा निकल करके सामने नहीं आती है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो जब इसकी कोई परिभाषा सर्वमान्य नहीं निकल करके आती है, तो जब तक किसी सर्वमान्य परिभाषा में हम नहीं पहुंचेंगे तब तक क्या होता है कि उसके बारे में चिंतन और शोध कार्य चलते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि 1910 में बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, इस मनोवैज्ञानिकों की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों की एक सभा आयोजित की गई। ठीक है। बुद्धि को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम एक अंतर्राष्ट्रीय सभा भी इसको बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सभा की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय बैठक या सभा कहाँ पे आयोजित किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा आयोजित की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों द्वारा आयोजित की गई थी। और कब? 1910 ईस्वी में। लेकिन इस सभा में जितने मनोवैज्ञानिक थे वह किसी सर्वमान्य परिभाषा पे नहीं पहुँच पाए, या हम कह सकते हैं कि कोई सर्वमान्य परिभाषा सामने निकल करके नहीं आ पाती है वो 10 में। क्या है? फिर क्या है कि 1910 बाद से 1920 यानी एक दशक अब था सन 1921 में। सन 1921 में मनोवैज्ञानिकों पहले समझ लेते हैं। 1910 के बाद 1921 के बीच में बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक सामने आते हैं जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयत्न किया था और अलग अलग परिभाषाएं दी थी। तो उन परिभाषाओं को लेकर के उसमें से क्या किया गया, 14 परिभाषाओं को छांट दिया गया। 14 परिभाषाओं को जिनको सही समझा गया, ठीक है, जिनको उच्च कोटि की परिभाषा या हम कह सकते हैं कि बुद्धि को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में चयनित किया गया, उन 14 परिभाषाओं को एक पत्रिका में एक लेख के रूप में प्रकाशित किया गया। कब? सन 1921 ईस्वी में 14 मनोवैज्ञानिकों
द्वारा दी गई परिभाषाओं को जनरल इस मनोवैज्ञानिकों की एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक लेखों के रूप में प्रकाशित किया गया। जिसमें 14 विभिन्न अवयव शामिल थे। चलिए देखते हैं होता क्या है कि अब सन 1921 के दौर में, सन 1921 के दशक में 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई 14 ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि से संबंधित कुछ मतलब तार्किक परिभाषाएं जो दी थी। तो 14 मनोवैज्ञानिक, कितने मनोवैज्ञानिकों द्वारा? 14 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को एक साइकोलॉजी की किताब जिसका नाम था जनरल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है इसका नाम? जनरल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक श्रृंखलाबद्ध लेखों के रूप में प्रकाशित किया गया। चूँकि 14 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को इसमें लिया गया था, इसलिए उसमें 14 अवयव शामिल थे। कितने अवयव शामिल थे? 14 विभिन्न अवयव शामिल थे। अगर पूछे कि कितने विभिन्न अवयव या तत्व शामिल थे तो आपका ऑप्शन जाएगा 14। जैसे मान लीजिए किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि का आधार बोध है, ठीक है। तो इनका इस मनोवैज्ञानिक का कहने का मतलब क्या हो गया कि बुद्धि को किससे जोड़ रहे हैं? बोध से। तो बोध एक अवयव। किसी ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो अब इनकी परिभाषा सीखना अवयव है। तो इसी से 14 जो विभिन्न अवयव थे, 14 मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 14 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था बुद्धि को समझाने के लिए। इसको इस पत्रिका में क्या किया गया? एक लेखों के रूप में संपादित किया गया। तो इसका ये सन आपको IMP है, याद करके रखना है। फिर 1921 वाला सन IMP याद करके रखना है। बाकी ये जो पुस्तक है इसको आप याद करके रखोगे, ठीक है ना। और ये जो 14 विभिन्न अवयव हैं इसको आप याद करके रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। सन 1923 में मनोवैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। उद्देश्य क्या था इसका? बुद्धि को परिभाषित करना। बुद्धि को परिभाषित करना। लेकिन यहाँ पर भी अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद या बैठक संपन्न हुई थी किस सन में हुई थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1923 ईस्वी में हुई थी। और किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन है बुद्धि को परिभाषित करना। लेकिन इसमें भी, इस बैठक में भी कोई बुद्धि की सर्वमान्य परिभाषा निकल करके सामने नहीं आ पाती है।
ठीक है, मतलब इस बैठक का भी कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता है। तब इसी सन में, इसी दौर में एक मनोवैज्ञानिक हमारे सामने आते हैं जिनका नाम है, मतलब 1923 में ही एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बोरिंग। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम बुद्धि को सफलतापूर्वक परिभाषित किया था। ठीक है, इन्होंने ही, बोरिंग ने ही सर्वप्रथम बुद्धि की एक औपचारिक एवं तार्किक परिभाषा प्रस्तुत की। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आपको मतलब अपने दिमाग में सेट करके रखना है। अगर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से किस साइकोलॉजिस्ट ने सर्वप्रथम बुद्धि को परिभाषित किया था। ठीक है, औपचारिक रूप से बुद्धि की एक तरह से हम मान सकते हैं कि सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी, तो आपका ऑप्शन है बोरिंग महोदय ने 1923 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए क्या कहा था, इनकी परिभाषा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इन्होंने कहा था कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि बोरिंग की परिभाषा है। अगर आपसे पूछे कि किसने जो है कहा था, किसकी परिभाषा है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है, चाहे जैसे भी कहें, बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, या बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। यानी कि बुद्धि परीक्षण, जितने भी कई ठो आपको आगे जब क्लास में चलेंगे तो कई ठो बुद्धि परीक्षण विधियां आपको मिलेंगी, तो मापन के पैमाने मिलेंगे, तो उसके आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इनका कहना है कि बुद्धि परीक्षण द्वारा जो भी मापा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस ही कहते हैं, उसी को हम बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, किसकी परिभाषा है ये, बोरिंग की परिभाषा है। अब बोरिंग की ये परिभाषा है, इसको अंडरलाइन करके आपको याद करके रखना है। इसके बाद आ जाते हैं बहुत ही आईएमपी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है राश ने कहा, फिर इनका नाम हम चलते हैं। राश ने बोला कि बुद्धि के बारे में अब तक बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। ठीक है, और अभी तक कुछ मूल चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं या नहीं, उस पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया। बुद्धि से संबंधित कुछ ऐसे अवयव थे जिस पर उनका संदेह था। जैसे उनका कहना था कि बुद्धि में स्मृति, भाषा, समायोजन, कल्पना, संवेदना, विचार, सोच आदि शामिल हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब तक बुद्धि की जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं से अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाया कि बुद्धि के अंतर्गत हम लोग स्मृति को, भाषा को, समायोजन को, कल्पना को, संवेदना को, या विचार को, या सोच को आदि को शामिल किया जा सकता है कि नहीं। अभी इसमें क्या है, संदेह है, क्योंकि बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं लोगों ने दी थी उन परिभाषाओं के अंतर्गत अभी संशयवादी दृष्टिकोण बना हुआ था। अभी भी मतलब इन सारी चीज़ों को उसमें समायोजित नहीं किया गया था, क्योंकि बुद्धि जो है एक ऐसा मतलब
हमारे मतलब शारीरिक अंग की अगर बात करें साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो बुद्धि हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जो कि अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, और सारे क्रियाकलापों की जननी अगर है तो बुद्धि ही है। बुद्धि ही व्यक्ति को समाज में, बुद्धि क्या करता है, व्यक्ति को समाज में, बुद्धि ही मेन होता है जो उसकी भूमिका को क्या करता है, तैयार करता है। बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता है कि बुद्धि व्यक्ति की सामाजिक भूमिका को तय करता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी समाज में क्या भूमिका होगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, बुद्धि ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ सबसे मेन पहलू भी है, और यही व्यक्ति की सामाजिक भूमिका को क्या करता है, तय करता है या निश्चित करता है कि आगे चल करके व्यक्ति कि समाज में क्या भूमिका होगी, वह कौन सा रोल अदा करेगा। ठीक है, तो रॉस ने बोला, रॉस का कहना था, रॉस की परिभाषा को अगर देखा जाए तो रॉस ने क्या कहा, रॉस ने सिर्फ एक शब्द का यूज़ किया था जिसको लगभग प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया। रॉस का कहना था कि बुद्धि, इनकी परिभाषा क्या, बुद्धि अमूर्त चिंतन की अवस्था है, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ठीक है, ये दो परिभाषाएं आपके सामने अब आ गई हैं, एक रॉस की परिभाषा और एक बोरिंग की परिभाषा। बोरिंग की जो परिभाषा है, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसके बाद रॉस की क्या परिभाषा है, रॉस ने बोला कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, इन्होंने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ठीक है, VIMP परिभाषा है, क्वेश्चन किया गया है, आप CTET या टेट का पेपर उठा करके देख लीजिए किसी भी स्टेट का, वहाँ पूछा गया है कि निम्न में से यह किसका कथन है या किसकी परिभाषा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की अवस्था है या दशा है। ठीक, तो दो परिभाषाएं हो गई। अब कुछ और परिभाषाएं हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन, ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण से होता है जिसको हम देख सकते हैं। अमूर्त क्या होता है, अप्रत्यक्षीकरण, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो बुद्धि एक ऐसा प्रत्यय है, ठीक है, हमारे दिमाग का एक ऐसा प्रत्यय है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि यही व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की अवस्था है, मूर्त चिंतन नहीं, अमूर्त चिंतन, क्योंकि अमूर्त चिंतन के अंतर्गत बहुत सारे हैं जिसको हम आगे चैप्टर में करेंगे, मूर्त चिंतन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप एकदम से रट करके रखोगे। चलिए आगे चलते हैं। ने क्या कहा था, बुद्धि को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है, कार्य करने की विधि है या तरीका है या योग्यता है। क्योंकि हर व्यक्ति, आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी भी एक कार्य को प्रत्येक बालक अलग अलग ढंग से करता है, उस पर अलग अलग ढंग से सोचता है। ठीक है ना, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके बुद्धि की होती है। ठीक है, अगर हम किसी बालक को कोई चित्र बनाने को दे दें, आम का चित्र बनाने को दे दें, अमरूद का चित्र या किसी प्रकार का चित्र बनाने को दे दो, घर का चित्र बनाने को दे दें, तो अब क्या होगा कि प्रत्येक बालक के मन में जो चित्र बनेगा, घर अगर मान लीजिए मकान से संबंधित चित्र बनेगा, तो हो सकता है किसी बालक के मन में उसके अपने मकान का चित्र स्थापित हो, दूसरे बालक के मन में अपने पड़ोसी के मकान का चित्र स्थापित हो, तीसरे बालक के मन में हो सकता है कि अपने अगल बगल मार्केट के किसी भव्य आलीशान मकान का चित्र मतलब दिमाग में स्थापित हो, या किसी अन्य मतलब इमारत का चित्र स्थापित हो। तो उसी प्रकार से क्या करेगा, वो कार्य करेगा, उसी प्रकार से चित्र को बनाएगा। तो इनकी परिभाषा को समझने के लिए हम लोग उस उदाहरण से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इनका कहना क्या है कि बुद्धि कार्य करने का
विधि है, कार्य करने की विधि है, तरीका है, या हम कह सकते हैं कि योग्यता है। और यह जो है प्रत्येक बालक में या प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग ढंग से पाई जाती है, या कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब एक मनोवैज्ञानिक हैं बर्किंघम। इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब इनकी परिभाषा को देख लीजिए आप। परिभाषाएं यहाँ से पूछी जाती हैं, जो आईएमपी परिभाषाएं पूछी जाती है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? आईएमपी परिभाषा है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा क्या? बर्किंघम महोदय ने। ठीक है, उनका कहना था कि सीखने की जो योग्यता होती है प्रत्येक बालक में, आगे चल करके हम पूरी परिभाषाओं को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि प्रत्येक बालक या व्यक्ति के सीखने की जो योग्यता होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, और वह अलग की होती है, उसका मेन फैक्टर क्या होता है? उसका मेन फैक्टर बुद्धि होता है, उसका मेन फैक्टर बुद्धि होता है। और इसी बुद्धि के अंतर्गत बहुत से अवयव शामिल होते हैं, जैसे स्मृति, कल्पना, विचार, संवेदना, तर्क आदि। ये बुद्धि के अवयव हैं, और यही मिल करके कहते हैं ना, पांचों उंगली, मतलब 5 उंगली मिलती हैं तो मुट्ठी बन जाती हैं, तो आप इनको उंगली मान सकते हो। यह बुद्धि की क्या है? उंगलियां हैं, और यही जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो बुद्धि बन जाती है। तो प्रत्येक बालक की स्मृति ना तो एक समान, किसी की भी स्मृति एक समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। इसी आधार पे कोई बालक जो है मेधावी हो जाता है, तो कोई एवरेज मानसिकता का निकलता है, किसी की बुद्धि एवरेज होती है। कल्पनाशीलता भी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पे बालक अलग अलग ढंग से कल्पना करते हैं, या अलग अलग ढंग से क्या करते हैं? विचार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग ढंग से संवेदना करते हैं या तर्क देते हैं। ठीक है, अब उन अलग यही जो है उनको एक अलग पहचान दिलाती है। ठीक है, अलग पहचान दिलाती है, और उसी आधार पे उनके पास कितनी बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि का अगर हम बंटवारा कर दें, हालांकि बाद में किया गया है, तो यही मेन अवयव है। इसमें हालांकि कुछ और चीज़ें हम जोड़ सकते हैं जो ये बताते हैं कि बालक के अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, इसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो बर्किंघम की क्या परिभाषा है? बर्किंघम ने बोला कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, इसको आपको, ये वाला परिभाषा बहुत आईएमपी, इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक परिभाषा है टर्नर की। इन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सीखने की योग्यता है। ठीक है, टर्नर की परिभाषा, टर्नर, इनका नाम टर्नर है। टर्नर महोदय ने क्या बोला? टर्नर महोदय ने बोला कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सीखने की योग्यता है। इन्होंने भी अमूर्त विचार बताया। टर्नर ने भी बुद्धि को क्या कहा? अमूर्त विचार बताया।
ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि रास ने क्या बोला था, अमूर्त चिंतन बोला था। दोनों की परिभाषा में बस थोड़ा सा अंतर है। अमूर्त चिंतन रास बोलते हैं, अमूर्त विचार कौन बोलते हैं, टर्नर बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है, अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करने जाएंगे तो परिभाषा में गलती हो सकती है। अगर अमूर्त चिंतन की अवस्था पूछेगा तो आपका ऑप्शन रास होगा, और अमूर्त विचारों के बारे में बात करेगा तब आपका ऑप्शन कौन होगा, टर्नर होंगे। ठीक है, तो टर्नर की परिभाषा क्या है, इन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सीखने की योग्यता है। ठीक है, इसके बाद इनका नाम आप मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल की परिभाषा बहुत ही अच्छी है। मैकडूगल ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अतीत के अनुभवों के आधार पे, अतीत के अनुभवों के आधार पे जन्मजात को हम मूल प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं। मूल प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है, को सुधारने की योग्यता है। ये है इनकी परिभाषा, किसकी, मैकडूगल की। बहुत ही आईएमपी परिभाषा है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, या जन्मजात प्रवृत्तियाँ कितनी होती है, 14 होती है। कई बार एग्जाम में आया है, आप लोग किए हैं। अब मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, मूल प्रवृत्ति में उसको पढ़ेंगे। मैकडूगल का कहना था कि अतीत के अनुभवों के आधार पे मूल प्रवृत्तियाँ, जो हमारी 14, कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ, या जन्मजात प्रवृत्तियों को जो सुधारने की योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। यानी कि हमारी जो 14 जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं, इसमें क्या होता है, परिमार्जन होता है। जैसे जैसे हम बड़ा होते जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था आदि अवस्थाओं में प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसमें भी चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। और यह चेंजेस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। तो बुद्धि को हम निगेटिव वे में कभी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से कर सकता है। लेकिन साइकोलॉजी कभी भी बुद्धि को निगेटिव वे में प्रयोग करने की प्रेरणा नहीं देती है, ना तो सलाह देती है, बल्कि निगेटिविटी को वो दूर रखती है। और अगर किसी बच्चे के अंदर निगेटिविटी आ रही है तो उसके लिए, उसको सुधारने के लिए कई प्रकार के मापन, पैमाने और कई प्रकार के सुझाव भी देती है। एक अलग से इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो मूल इसको आप ध्यान में रखिएगा। बस आपकी परिभाषा में जहाँ पे जन्मजात प्रवृत्ति आ गई, बस समझ लीजिए मैकडूगल की परिभाषा है। ठीक है, और मैकडूगल की परिभाषा में मूल प्रवृत्ति, देखिए इजी टू मॉडरेट में अगर मान लीजिए जन्मजात नहीं देता है, मूल दे देता है, तो दोनों का मतलब यही हो जाता है। इजी टू मॉडरेट वे में अगर क्वेश्चन कर दे, थोड़ा सा घुमा दे कि 14 मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, अगर बोल दे कि 14 मूल प्रवृत्तियों को सुधारने पर किसने जोर दिया था अपनी परिभाषा में, ठीक है, तो आपका ऑप्शन जाएगा क्या, मैकडूगल ने। चलिए ठीक है, परिभाषा को आपने समझ लिया। दूसरी परिभाषा हम देख लेते हैं, प्रिंटर महोदय की परिभाषा। प्रिंटर महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होते रहता है। ठीक है, ये इनकी परिभाषा है। एक परिभाषा और है अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने, छोटी सी परिभाषा है इनकी। इन्होंने कहा बुद्धि
का आधार, बुद्धि का आधार बोध है। बुद्धि का आधार बोध है, इसकी इनकी परिभाषा है। एक और परिभाषा देखते हैं एडवर्ड एल थार्नडाइक की। एडवर्ड एल थार्नडाइक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था बुद्धि के बारे में? इन्होंने कहा था कि बुद्धि गणितीय समस्या को हल करने, समस्याओं को हल करने गणितीय समस्याओं को हल करने निर्देशों का पालन करने मिनट हाँ, शब्दों को समझने, शब्दों को समझने एवं वाक्य पूर्ति करने की योग्यता है। ये है एडवर्ड एल थार्नडाइक की परिभाषा, जो कि बहुत ही आईएमपी है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें, हम जैसे किसी परिभाषा को याद करने के लिए अगर पूरी परिभाषा हमको याद नहीं हो रही है तो उसका एक कीवर्ड आप इस्तेमाल करिए। कीवर्ड इस्तेमाल करने का मतलब उसके मूल बिंदु पर जाइए। जैसे यहाँ पे हमने देखा मैकडूगल ने इसमें मतलब अपनी परिभाषा में क्या शामिल किया? मूल प्रवृत्ति, यही इसका कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको जन्मजात प्रवृत्ति याद हो गई तो आप समझ लीजिए, ऑप्शन लगा सकते हैं कि ये मैकडूगल की परिभाषा है। इसी प्रकार से बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, इसमें भी कीवर्ड का चयन करिए आप। परिभाषा अगर नहीं याद हो रही है तो कीवर्ड का चयन करिए आप। जिस परिभाषा में जन्म, ठीक है, और किशोरावस्था लग गया तो आप समझ लीजिए कि ये प्रिंटर की परिभाषा है, इसको प्रिंटर की परिभाषा से जोड़ लीजिए। कीवर्ड, हर परिभाषाओं में कीवर्ड को समझने का प्रयास करिए। अल्फ्रेड बीने की परिभाषा में कीवर्ड क्या है? बुद्धि का आधार बोध है। जहाँ पे बोध लग गया तो समझ लीजिए अल्फ्रेड बीने जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड की एडवर्ड एल थार्नडाइक की परिभाषा में आप कीवर्ड निकाल सकते हो। बहुत सी चीज़ों के बारे में इन्होंने बोला है, इसमें कोई एक कीवर्ड नहीं है। ये बोलते हैं कि गणितीय समस्याओं को हल करने, ठीक है, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने। तो गणितीय की अगर बात कर देगा या बोल देगा निर्देशों को पालन करने के लिए, या शब्दों को समझने, या वाक्य पूर्ति करने की जो योग्यता है, यही क्या होती है? बुद्धि होती है। तो इनके कीवर्ड्स, इनकी परिभाषा में क्या क्या है? मैथमेटिकल इश्यूज हैं, इसके बाद निर्देश है, इसके बाद वोकैबुलरी है, या इसके बाद वाक्य हैं, ठीक है। तो वाक्य, शब्द, निर्देश और गणितीय समस्या जैसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो किसकी परिभाषा है? सीधे सीधे आपको ऑप्शन चले जाएगा भैया, ये मैकडूगल जी की एडवर्ड एल थार्नडाइक की परिभाषा है। अब एक लास्ट परिभाषा निकल करके सामने आएगी, फ्रीमैन की परिभाषा, और यही सर्वमान्य परिभाषा है। और इनकी परिभाषा में 3 कीवर्ड हैं और ये परिभाषा बार बार पूछी गई है। इन आप लोगों ने 5-6 परिभाषाएं तो पढ़ ले, लेकिन ठीक है, जैसे बीने जी ने क्या कहा? बुद्धि बोध का आधार, बुद्धि का आधार बोध है। बोध का मतलब बहुत कुछ होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। बोध का आधार मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक। अब जैसे इसमें हम देखें, इसके बाद फ्रीमैन ने, इनकी परिभाषा VIMP है। फ्रीमैन ने बुद्धि
बुद्धि को परिभाषित करते हुए इसके 3 मुख्य अवयव बताए। बुद्धि को परिभाषित करते हुए मुख्य 3 अवयव बताए थे इसके, करते हुए इसके मुख्य तीन अवयव बताए। ठीक है, अब यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रीमेन की परिभाषा में बुद्धि के कितने अवयव या तत्व हैं। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 3 है। ठीक है, 3 हैं। अब इन 3 में इन्होंने बुद्धि में 3 चीज़ें शामिल करी थी और उसी को कहा कि यही बुद्धि है। क्या इन्होंने कहा? बुद्धि में पहला अवयव जो शामिल किया, तत्व शामिल किया, वो था अमूर्त चिंतन। इन्होंने कहा अमूर्त चिंतन। इन्होंने इसमें जो दूसरा अवयव शामिल किया था वो समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। और तीसरा जो इन्होंने इसमें शामिल किया था वो था सीखने की योग्यता। सारी परिभाषाओं के बाद फ्रीमैन की यही परिभाषा निकल करके सामने आती है। सारी परिभाषाओं को देखने के बाद इन्होंने एक बहुत ही सर्वमान्य परिभाषा दे दी। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की अवस्था है। बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। और बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। इन्हीं तीनों को इन्होंने क्या बुद्धि नाम दिया। ठीक है, अमूर्त चिंतन, समायोजन और सीखना। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट और टेट सुपर टेट में आया हुआ है कि यह किसकी परिभाषा है? या फ्रीमैन की परिभाषा में बुद्धि के जो अवयव शामिल किए गए हैं या जो बुद्धि के तत्व हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि इनकी परिभाषा में अमूर्त चिंतन है, समायोजन है, ठीक है, और क्या है? सीखना है। ये 3 चीज़ें इनकी परिभाषा में शामिल है। तो परिभाषाओं को समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब साइकोलॉजी में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। सीटेट और टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन। आप लोग आराम से आकर के क्लास कर सकते हो। मैंने बोला था, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पेडागॉजी, इन्वायरमेंट, मतलब जीएस, पूरा जीएस और पूरा पेडागॉजी, पूरा इन्वायरमेंट, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप जो है समझदार हैं, समझ सकते हैं बेहतर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम तो कोशिश ही करेंगे। ठीक है, फिलहाल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाकी ये वाली परिभाषा को लास्ट में भी भूलना नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया है? परिभाषा याद करने में सबको दिक्कत होती है। परिभाषाओं के कीवर्ड को चुनिए। ठीक है, प्रिंटर की परिभाषा में कीवर्ड क्या था, मैंने इस परिभाषा समझा दिया है। या आपके बर्किंघम की परिभाषा में कीवर्ड क्या था, या आपके थॉर्नडाइक की परिभाषा में कीवर्ड क्या है। ऐसे करके जितने भी लोग हैं, मैकडूगल की परिभाषा में कीवर्ड क्या है, अगर आपने सिर्फ कीवर्ड को पकड़ लिया तो वहाँ भी परिभाषा आएगा, आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब बाकी सबसे आईएमपी परिभाषा ये वाली थी। कौन सी? फ्रीमैन की परिभाषा। और अगर क्वेश्चन करे कि सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है, तो आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे सर्वमान्य परिभाषा है, फ्रीमैन की परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास को क्लोज करते हैं।